हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा काल के विषय में। काल यानी कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं टेंस, तो इसके संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और यह आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न विभिन्न प्रकार के बन जाते हैं। तो काल के संबंध में सबसे पहले हमको जानना यह आवश्यक है कि आखिर काल होता क्या है। तो काल की परिभाषा क्या कह रही है? क्रिया के जिस रूप के कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके संबंध में सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है कि जो क्रिया है, यानी कि क्रिया का मतलब क्या था कि जो कार्य किया जा रहा है वह किस समय, बीते हुए समय में किया जा रहा है, वर्तमान समय में किया जा रहा है या भविष्य में किया जाएगा। तो चूंकि इसके समय का यहाँ से बोध हो जाता है, इसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो जाता है कि कार्य पूर्ण हो गया है या अपूर्ण हो गया। तो इन सब चीजों के विषय में जानकारी रखने के लिए हमको किसकी जानकारी आवश्यक है? काल की जानकारी होना आवश्यक है। तो काल के संबंध में जो किताबी परिभाषा है वो कह रही है क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है। मतलब वाक्य में कार्य कब हुआ, किस समय में हुआ उसका बोध होता है, कार्य पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ है, इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध जिसमें होता है उसे काल कहा जाता है। और काल के भेद कितने होते हैं, ये प्रश्न बहुत फेवरेट रहा है और बहुत आसान प्रश्न है, अब नहीं बनता है, लेकिन आपको याद रखना है कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, फिर आपका भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम तीनों कालों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल के बारे में क्या याद रखना है कि जैसे इस शब्द से ही स्पष्ट है कि वर्तमान का समय, ऐसे वाक्य जिससे हमको ये बात स्पष्ट हो जाए कि यह कार्य वर्तमान में चल रहा है, इस स्थिति को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले। वर्तमान समय का मतलब क्या है कि अभी कार्य हो रहा है। जब ऐसा बोध हो जाए कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, इसके भेद के संबंध में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसके भेद के संबंध में विभिन्न किताबों में विभिन्न प्रकार के मत दिए गए हैं। कहीं इसके भेद 4 लिखे हैं, कहीं 5 लिखे हैं और कहीं 6 लिखे हैं। मैंने तीनों को इसमें इसलिए शामिल कर लिया है कि इसके 4, 5 या 6 भेद होते हैं। इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि अगर वर्तमान काल के भेद आपसे पूछे जाएं और यदि यह तीनों विकल्प, आपके विकल्प में ये तीनों संख्याएं लिखी हो 4, 5 और 6, तब आपको क्या करना है? तब आपको मेरे हिसाब से 5 चुनना होगा। कौन सा चुनना होगा? 5 के वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। लेकिन यदि तीनों में से कोई एक आ जाए, अगर इन तीनों में से सिर्फ कोई एक आपके विकल्प में आती है तो चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, जो भी आ जाएगा वह आपको चुन लेनी होगी। अच्छा, मैंने 5 क्यों बताया है? क्योंकि मैंने यहाँ देखो 5 भेद लिखे हैं और अभी मैं आपसे इसके विषय में भी चर्चा करूंगा कि किस हिसाब से इसके 4 भेद माने गए हैं, किस हिसाब से इसके 5 भेद माने गए हैं और किस हिसाब से कुछ विद्वानों ने इसके 6 भेद माने हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सामान्य वर्तमान की। जो वर्तमान काल के अंतर्गत एक पहला भेद है सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया जिस वाक्य में हमको जिस वाक्य में क्रिया यह स्पष्ट कर रही हो कि जो आपका वाक्य है वो वर्तमान काल का है, और सामान्य इससे या बात ना तो इस बात का पता चल रहा हो कि वाक्य पूर्ण हो गया है, वाक्य अपूर्ण है या संभावित है या संभाव्य, कुछ भी इन सब चीजों का जब बोध ना हो रहा हो, केवल सामान्य तौर पर हमको ये पता चल रहा हो कि वाक्य वर्तमान काल का है, तो वहां पे कौन सा आपका इसका भेद हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। जैसे उदाहरण मैंने लिखा है, राम पढ़ता है। अब इस पढ़ता है से सबसे पहली बात, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। और लास्ट में लिखा है पढ़ता है। जब ता है आ गया तो इससे हमको एक चीज पता चल गई कि वाक्य वर्तमान का है। राम पढ़ता है, इससे इस बात का बोध हो रहा है कि यह कार्य वर्तमान का है। तो चूंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि यह कार्य वर्तमान का है, अब ना इससे हमको ये बात स्पष्ट हो रही कि वाक्य ये कार्य पूरा हो चुका है या अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है या पूरा होने वाला है, ऐसी कोई बात यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रही। सिर्फ सामान्य बात हमको ये पता चल रही है कि वाक्य वर्तमान काल का है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वह आपका सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका आता है दूसरे नंबर पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। अब देखिए यहीं पे जो मैंने तात्कालिक और अपूर्ण वर्तमान लिखा है, तो कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग मान लिया, तात्कालिक को अलग बताया है, अपूर्ण को अलग बताया है, लेकिन ये दोनों एक ही है। जो तात्कालिक वर्तमान है और जो अपूर्ण वर्तमान है, सबके जो उदाहरण है वो बिल्कुल सेम उदाहरण है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें कार्य तो वर्तमान में हो रहा होगा, कार्य वर्तमान में हो रहा होगा, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ होगा बल्कि चल रहा होगा। वर्तमान में वह कार्य चल रहा होगा। जैसे उदाहरण मैंने लिया है, राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पे क्रिया मिल गई और पढ़ रहा है से स्पष्ट हो गया कि वाक्य वर्तमान का है और अभी कार्य पूरा नहीं हुआ बल्कि वह पढ़ रहा है, यानी कि कार्य चल रहा है, पढ़ने का कार्य इसके द्वारा चल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कार्य चल रहा हो, तो उस स्थिति में वहां पे कौन सा वर्तमान का भेद हो जाएगा, वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा? तब आपको याद रखना है कि या तो वहां पे आपको तात्कालिक वर्तमान लिखा मिल सकता है या आपका अपूर्ण वर्तमान लिखा मिल सकता है। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि या दोनों एक ही है। इसके संबंध में आपको याद रखना है। फिर आपका आता है पूर्ण वर्तमान।
अच्छा, पूर्ण वर्तमान और एक आप अभी भूतकाल में आपको मैं पढ़ाऊंगा आसन्न भूत। तो इसके संबंध में भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ ने इसमें पूर्ण वर्तमान को माना है और कुछ ने क्या कहा है कि जो पूर्ण वर्तमान के वाक्य हैं वह सभी आसन्न भूत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको उन्होंने पूर्ण वर्तमान को इसका भाग, इसका भेद वर्तमान काल का नहीं माना है। लेकिन इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि जब वर्तमान काल में ऐसा महसूस हो कि कार्य पूरा हो गया हो, जब हमको इस बात का बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य पूरा हो गया है, तो वह किसके अंतर्गत आता है? पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा राम आ चुका है, राम आ चुका है यानी कि आने का कार्य पूरा हो चुका है। तब अब जब इस वाक्य को मैंने पढ़ा तो पहली चीज तो एक स्पष्ट हो गई कि कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर आप इसके दूसरे अर्थ को समझे कि राम आ चुका है यानी कि यह कार्य पहले ही हो चुका है, यह कार्य पहले ही हो चुका है, तो इस आधार पर तो यह भूतकाल का होना चाहिए था। तो इसी संबंध में कुछ विद्वानों में ऐसा मतभेद है कि जो पूर्ण वर्तमान के वाक्य हैं, कुछ ने इनको पूर्ण वर्तमान में माना है और कुछ ने इन्हीं वाक्यों को आसन्न भूत के अंतर्गत माना है। तब आपको क्या याद रखना है कि पहली चीज आपको विकल्प में पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तो जो भी आपको या तो पूर्ण वर्तमान मिल जाए तो ये वाक्य आप पूर्ण वर्तमान में लगाइएगा, और यदि पूर्ण वर्तमान ना मिल के आसन्न भूत लिखा हो तो इस प्रकार के वाक्य आसन्न भूत के अंतर्गत चले जाएंगे। फिर आपका आता है संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान में क्या है कि कार्य वर्तमान में तो होगा लेकिन संदिग्ध रहेगा, या स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे राम पढ़ता होगा, लिखा है राम पढ़ता होगा, तो इससे यह बात स्पष्ट है कि बात यहाँ पे किसकी संदिग्धता की जा रही है कि राम पढ़ता होगा। यह बात स्पष्ट नहीं है कि वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्पष्ट नहीं है, एक संभावना व्यक्त कर दी गई है कि राम पढ़ता होगा। तो यह किसका उदाहरण हो गया? संभावना, यहाँ पे संभावना व्यक्त नहीं हुई है बल्कि यहाँ पे संदिग्धता का बोध हो रहा है कि राम पढ़ता होगा। संदिग्ध है बात कि राम पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो जहाँ पे संदिग्धता का बोध होगा वर्तमान में, वह संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 5वें नंबर पर मैंने लिखा संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान में क्या है कि वर्तमान काल में जब संभावना व्यक्त की जाए, वर्तमान काल में जब संभावना व्यक्त की जाएगी तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। जैसे राम पढ़ता हो, तो इसमें क्या है, संभावना का बोध हो रहा है कि राम पढ़ता हो, ऐसी संभावना है कि राम पढ़ रहा होगा, तो उस स्थिति में यह संभाव्य वर्तमान वाक्य हो जाएगा। फिर अब देखो, जैसे 4, 5, 6 जो भेद मैंने 3 लिखे थे वो कैसे स्पष्ट है। जैसे एक सामान्य वर्तमान कन्फर्म है, फिर जो तात्कालिक और अपूर्ण है या दोनों एक ही है तो 2 हो गए। फिर आपका पूर्ण वर्तमान के विषय मैंने बताया कि यह आसन्न भूत के अंतर्गत ही आ जाता है, तो अगर इसलिए इसको हटा दिया जाए तो 1, 2, 3 और 4 ही बचते हैं हमारे। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए भेद के संबंध में, तो अगर तीनों में से कोई एक दिया हो तब आप वही लगा दीजिएगा, और अगर तीनों आपके समक्ष दिए हो तब आपको सबसे सुटेबल आंसर जो इसका होगा वो आपको 5 चुनना होगा। फिर आपका आता है भूतकाल। तो भूतकाल के संबंध में क्या याद रखना है कि भूतकाल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, कि जिस वाक्य में कार्य की समाप्ति का बोध हो जाए कि कार्य समाप्त हो चुका है, तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा? भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। भूतकाल का मतलब ही क्या होता है? बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। और इसके संबंध में क्या याद रखना है कि इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट आपको याद रखना है कि इसके 6 भेद होते हैं, कहीं कहीं 5 भेद भी लिखे हैं, लेकिन आपको इसके संबंध में याद रखना है कि इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद आपका है सामान्य भूत। तो सामान्य भूत में वही बात है कि जैसे आपको स्पष्ट हो जाए कि वाक्य भूतकाल का है, उसमें सामान्य सिर्फ भूतकाल की ही बात की गई हो, ना उसकी अपूर्णता ना पूर्णता कोई बात ना की गई हो, ना संदिग्धता की ना संभाव्य की, ऐसी कोई चर्चा ना की गई हो, सीधे ये स्पष्ट हो, सामान्य तौर पर ये बात स्पष्ट हो जाए कि वाक्य भूतकाल का है, तो वह आपका किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य भूत के अंतर्गत। जैसे सीता गई, अब इससे ये बात स्पष्ट हो गई, सीता गई यानी कि पहले बीते हुए समय की बात हो रही है और सामान्य बात की जा रही है कि सीता गई, तो इससे यह किसका उदाहरण हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। फिर देखिए वही आ गया आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूत में आपको क्या देखना है कि कार्य अभी अभी हुआ हो, कार्य अभी मतलब आसन्न भूत का दूसरा तात्कालिक भूत भी हो सकता है। अगर आसन्न भूत के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं तो इसको तात्कालिक भूत भी कहा जा सकता है कि अभी अभी कार्य हुआ हो। जैसे ये था राम आ चुका है, तो इसको यहाँ मैंने पूर्ण वर्तमान में माना है, लेकिन इसको पढ़ने से एक अर्थ और स्पष्ट हो रहा है कि राम आ चुका है यानी कि यह कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है। जब यह कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है तो वह आसन्न भूत के अंतर्गत भी आ जाएगा। जैसे सीता गई है, सीता गई, अब अगर है से मैं इसको पहचानने का प्रयास करूं तो मुझको ये बात समझ में आएगी कि यह तो वर्तमान काल का वाक्य है, लेकिन आपको याद रखना है कि पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। दोनों अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके के वाक्य दिए हों और दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आपका जवाब हो जाएगा। फिर देखो सीता गई किसका उदाहरण? आसन्न भूतकाल। राम आ चुका है, अब इसके संबंध में शायद मैंने इधर भी लिखा था, जब मैंने यहाँ पे पूर्ण वर्तमान राम आ चुका है, देखो मैंने यहाँ भी लिखा था और यहाँ भी लिखा है कि राम आ चुका है, तो वही बात यहाँ पे है
कि दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आपको वही चुन लेना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। फिर आपका आता है अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत जैसे अपूर्ण वर्तमान का था कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वही इसमें याद रखना कि कार्य जो भूतकाल में हो रहा होगा लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, वह कैसा होगा? अपूर्ण भूतकाल। जैसे सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, लेकिन अभी जहाँ जा रही थी पहुंची नहीं, यानी कि वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। और थी लगने से ये बात स्पष्ट, लास्ट में जो थी लगा है, सहायक क्रिया थी लगी है, इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि वाक्य भूतकाल का है और अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा? अपूर्ण भूत का। फिर संदिग्ध भूत का, इसमें संदिग्ध भूतकाल में संदिग्धता का बोध होगा, वाक्य भूतकाल का होगा लेकिन संदिग्ध वाक्य होगा इसमें। जैसे सीता गई होगी, सीता इस गई को देखते ही हमको पता चल गया कि वाक्य भूतकाल का है और होगी लगने से उसकी संदिग्धता का बोध होगा। सीता गई होगी, यह बात संदिग्ध है, स्पष्ट नहीं है कि सीता गई है या नहीं गई है, बल्कि यह बात संदिग्ध है कि सीता गई होगी, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? संदिग्ध भूत का। फिर आपका आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में यही से प्रश्न उठता है। एक आसन्न भूत से प्रश्न उठेगा, दूसरा हेतु हेतुमत भूत से प्रश्न उठता है। हेतु हेतुमत भूत में आपको क्या याद रखना है कि इसमें दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे वाक्य लिखा है, आप आते तो हम साथ चलते, क्या लिखा? यदि आप आते तो हम साथ चलते। और इसे देखो, दो वाक्य ऐसे हैं, आश्रित कैसे हैं? आप आते तो हम साथ चलते, यानी कि हमारा साथ चलना आपके आने पर आश्रित है, हमारा साथ चलना आपके आने पर आश्रित है। तो इसमें क्या याद रखना कि वाक्य भूतकाल का होगा और वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे, उस स्थिति में किसका उदाहरण हो जाएगा? हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैं अगर दूसरा वाक्य आपसे कहूँ, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर है? वर्षा होने पर निर्भर है। तो यानी कि यहाँ पे दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं और बात भूतकाल की हो रही है, इसलिए किसके उदाहरण हो जाएंगे? हेतु हेतुमत भूत के उदाहरण हो जाएंगे। फिर छठा आपका आता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या है कि जब भूतकाल में वाक्य पूरा कार्य पूरा हो गया होगा, जब भूतकाल में कार्य पूरा हो गया होगा उसको पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, मारा था से ये बात पता चल गई कि कभी पहले मारा था, यानी कि बात भूतकाल की हो रही है। और मारा था, इससे यह बात भी स्पष्ट हो गई कि कार्य मारने का कार्य वह पूरा कर चुका है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, एक वही नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ विद्वान सीता गई है, जो वाक्य मैंने आसन्न भूत में लिखा है, और राम आ चुका है, जो मैंने आसन्न भूत में लिखा है, को आसन्न भूत ना मानकर पूर्ण वर्तमान मानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है विभिन्न प्रकार के, लेकिन जब आपको ऑप्शन में आपको दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में आपको दोनों कभी नहीं मिलेंगे, और चूंकि दोनों अलग अलग मिलेंगे तो जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए वही आंसर आपको मान लेना है। वही बात यहाँ लिखी है कि आसन्न भूत ना मानकर पूर्ण वर्तमान मानते हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि इन वाक्यों को आसन्न भूत मानना ही तर्क सम्मत है। इसके संबंध में आपको क्या याद रखना कि ऐसे वाक्यों को पूर्ण वर्तमान मानना सही नहीं है, बल्कि जो आपका आसन्न भूत है वही मानना तर्क सम्मत है। लेकिन आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से क्या याद रखना है कि दोनों में से जो भी विकल्प आपको इस तरीके के वाक्यों में मिल जाएगा, आपको वही विकल्प चुनना होगा। फिर तीसरे पे आपका आता है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल से स्पष्ट क्या है कि भविष्य में होने वाली क्रिया, तो वही बात लिखी कि भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यकाल से होता है। ऐसे कार्य जो भविष्य में होने वाले हो उनसे किसका बोध होगा? भविष्यकाल का बोध होगा। और इसके कितने भेद हैं? इसके तीन भेद हैं। भविष्यकाल के कितने भेद हैं? तीन भेद। सामान्य भविष्य, तो सामान्य भविष्य में वही बात है कि जब भविष्यकाल, ये हमको स्पष्ट हो जाए कि वाक्य भविष्यकाल का है और उसमें और कुछ भी ना दिया हो, केवल सामान्य तौर पर हमको ये स्पष्ट हो रहा हो कि वाक्य भविष्यकाल का है, तो वह सामान्य भविष्य का उदाहरण हो जाएगा। जैसे राम पढ़ेगा, अब पढ़ेगा से स्पष्ट हो गया कि राम आने वाले समय में पढ़ेगा, ना अभी वो पढ़ रहा है ना वो पहले पढ़ चुका है, बल्कि आने वाले समय में पढ़ेगा, इसलिए उदाहरण भविष्यकाल का हो जाएगा। और भविष्यकाल में भी किसका उदाहरण होगा? सामान्य भविष्यकाल का होगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य और कोई बात ना कही, बिल्कुल सामान्य भविष्यकाल की बात कही जा रही है कि राम पढ़ेगा। फिर आपका आता है संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल में आपको क्या याद रखना है? संभव है राम पढ़े, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद राम पढ़ेगा, शायद राम भविष्य में पढ़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पे संभावना की बात होगी, वह आपका संभाव्य भविष्य का उदाहरण। हेतु हेतुमत भविष्य, तो हेतु हेतुमत भविष्य में आपको क्या याद रखना है कि पहली चीज तो यही याद रखना है कि दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे, लेकिन आश्रित इसका काल क्या होगा? इसका भविष्य काल में आश्रित होंगे। जब काल भविष्य काल का होगा और एक दूसरे पर वाक्य आश्रित होंगे तो वह हेतु हेतुमत भविष्य काल के वाक्य हो जाएंगे। और उधर भूत में मैंने क्या बताया कि जब वाक्य आपका भूतकाल का होगा और दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे तो हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। तो हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण क्या है? छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। कहने का मतलब यदि छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर इसको इस तरीके से मैं लिख दूं, छात्रवृत्ति मिलेगी
तो राम पढ़ेगा। देखो इससे और स्पष्ट हो जाएगा आपको कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा, यानी कि राम का पढ़ना किस पे आश्रित है, राम का पढ़ना आश्रित है इस छात्रवृत्ति पे। और जब ये पढ़ेगा, मिलेगा और पढ़ेगा लग गया तो इससे यह बात भी स्पष्ट हो गई कि बात भूतकाल की जा रही है। तो जब भूतकाल में वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे तो क्या किसके उदाहरण हो जाएंगे, हेतु हितमत भूत के उदाहरण हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से काल के संबंध में आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर काल के भेद पूछे जाएंगे तो 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर आपसे वर्तमान काल के भेद पूछे जाएंगे तो 4, 5 या 6। और मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑप्शन में कैसे चुनना है। जिसमें आपका सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक या आपका अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। और फिर भूतकाल में आपके 6 भेद हैं, जिसमें आपका सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, फिर आपका आ रहा है संदिग्ध भूत है, हेतु हेतुमत भूत है और पूर्ण भूत है। फिर आपका भविष्य काल है और भविष्य काल के 3 भेद हैं, जिसमें आपका सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से काल को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि वाच्य और काल यह क्रिया के अंतर्गत ही है, इसीलिए मैंने इनको क्रिया के बाद शामिल कर लिया। अच्छा, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसके बाद उसके पद परिचय को मैंने आपको समझाया था। तो अब हम चूंकि क्रिया को संपूर्ण कर चुके, अब क्रिया में कुछ नहीं बचा है, तो अब हम इस क्रिया के पद परिचय को समझेंगे। क्रिया के पद परिचय में क्रिया, क्रिया के भेद, वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है बताना चाहिए। पद परिचय में क्या बताना चाहिए कि क्रिया का भेद क्या है। पहली चीज तो वाक्य में जो शब्द है उसमें क्रिया कौन सी है ये देखना है, फिर क्रिया का कौन सा भेद है, फिर वाच्य कौन सा है, लिंग कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है उसके विषय में बताना चाहिए। अच्छा, 2 वाक्य मैंने लिखे हैं, इससे पूरी क्रिया में आपको रिकॉल करा दूंगा। आज जो वाच्य, कल जो वाच्य पढ़ाया था वाच्य रिकॉल करा दूंगा, और साथ ही साथ आज जो मैंने आपको काल पढ़ाया है वह भी आपको मैं पूरी तरीके से रिकॉल करा दूंगा। जैसे वाक्य लिखा है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो अब यहाँ पे सबसे पहला अगर हमको कुछ पकड़ना है कि इसमें क्रिया कौन सा शब्द है, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए अगर आपसे क्रिया पूछी जाए तो क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना। क्रिया क्या होगी, पढ़ना। अब हमको देखना इसमें क्या है कि क्रिया का भेद क्या है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो सकर्मक में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कर्म के साथ क्रिया के साथ जब कर्म का प्रयोग होगा तो वह सकर्मक क्रिया होगी। कहने का मतलब जब क्रिया और कर्म दोनों साथ साथ आएंगे तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो क्या यहाँ पे कर्म है तो राम आपका कर्ता हो गया, क्रिया आपकी पढ़ना हो गया, और जो पुस्तक है यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इससे ये बात पता चल गई क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। एक चीज ये स्पष्ट हो गई। फिर हमको क्या स्पष्ट करना है, वाच्य। वाच्य में मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो कृत्यवाच्य होगा, जब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी तो कर्मवाच्य होगा, जब क्रिया कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ना आकर बल्कि भाव के अनुसार आएगी तो भाववाच्य होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो राम यहाँ पे पुरुषवाचक है, राम पुल्लिंग है, लेकिन जो क्रिया आ रही है वह स्त्रीलिंग आ रही है। तो इससे पहली चीज स्पष्ट हो गई कि यह क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आई है। फिर हमने देखा कि जो पुस्तक इसमें कर्म दिया हुआ है वह स्त्रीलिंग है और क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार आई है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य हो गया। अब फिर हमको क्या देखना है, लिंग देखना है। तब लिंग पता चल गया, पढ़ी कैसी है, स्त्रीलिंग है क्रिया। कैसी क्रिया है, स्त्रीलिंग। अब फिर हमको देखना है पुरुष, तो पुरुष पुस्तक पढ़ी यानी कि अन्य पुरुष का उदाहरण है, अन्य पुरुष हो गया। फिर क्या देखना है, वचन। अब राम ने पुस्तक पढ़ी, अब पढ़ी से ये बात स्पष्ट हो गई यह कौन सा वचन है, एक वचन है, एक वचन। यहाँ पे अकेले की बात की जा रही है, यानी कि क्रिया एक वचन की है। फिर हमको क्या देखना है, काल। अब इसमें काल कौन सा है, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे सीता गई और राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि काम यह बीते हुए समय में हो चुका। राम ने पुस्तक पढ़ने का कार्य कर लिया है, लेकिन इसकी अपूर्णता का किसी तरीके का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा काल हो जाएगा, यहाँ का सामान्य भूत हो जाएगा। कौन सा काल, सामान्य भूत काल हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है कि वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो, तो यहाँ क्रिया किसके आधार पर आई है, क्रिया यहाँ कर्म के आधार पर आई। कर्म यहाँ पे क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक, क्रिया का संबंध किससे है, पुस्तक से संबंध है, क्योंकि पुस्तक क्या है, कर्म है। तो मेरे हिसाब से आप क्रिया के पद परिचय को समझ गए। पद परिचय आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे एक चीज ये स्पष्ट हो गई किस तरीके के वाक्य आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा ही वाक्य दिया जाएगा, इसमें आपसे वाच्य पूछ लेगा, क्रिया पूछ लेगा, क्रिया का भेद पूछ लेगा, और आपसे लिंग पूछ लेगा, वचन पूछ लेगा, काल पूछ लेगा। इसी तरीके से आपसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। जैसे मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, मोहन कल जाएगा। अब इसका पद परिचय हमको पता करना, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस वाक्य में क्रिया कौन सा शब्द है।
तो क्रिया काम कौन सा हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, इसलिए जो आपका क्रिया है वह क्या हो जाएगा, क्रिया आपका क्या है, जानना। अब आपसे ये पूछेगा क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा क्रिया किसी कर्म के साथ आई है, कोई कर्म यहाँ पे नहीं है, तो चूंकि यहाँ कर्म के साथ नहीं आई है, कैसी क्रिया हो जाएगी आपकी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो गई। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें वाच्य कौन सा है, तो आप देखिए जो क्रिया आई है या किसके कर्ता के आधार पे है, पहली चीज जो कर्म इसमें है ही नहीं, तो सीधे सीधे या मोहन जाएगा, अगर मोहन की जगह पे मैं राधा लिख दूं तो राधा कल जाएगी, यानी कि जो ये क्रिया का रूपांतरण हुआ है इस कर्ता के आधार पर हुआ है, इसलिए वाच्य कौन सा हो जाएगा आपका, कृत्यवाच्य। कौन सा वाच्य, कृतवाच्य। फिर हमको देखना है कि स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग, तो मोहन का चूंकि यह क्रिया आपके कर्ता के अनुसार आई तो मोहन कैसा है, मोहन पुल्लिंग है, तो यह क्रिया भी कैसी हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी, तो आपका पुल्लिंग हो गई। फिर हमको क्या देखना है कि क्रिया कैसी, एक वचन है या बहुवचन, तो मोहन जाएगा, मोहन एक वचन, तो क्रिया भी आपकी कैसी है, एक वचन हो जाएगी। ठीक, फिर मोहन आपका अन्य पुरुष है, इसलिए पुरुष कैसा हो जाएगा, या अन्य पुरुष हो जाएगा, क्रिया भी अन्य पुरुष की हो जाएगी। फिर हमको क्या देखना है कि यह किस काल का वाक्य, किस काल का वाक्य है, तब आपसे स्पष्ट है कि आप मोहन कल जाएगा, यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है, यदि आपसे काल पूछा जाएगा तो यह भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा, किस काल का, भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। फिर आपका बचता है कि इस क्रिया का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, मोहन से। किससे संबंध है, मोहन से, मोहन कर्ता से इसका संबंध है। तो मेरे हिसाब से आप इसके पद परिचय को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको क्रिया के संबंध में 3-4 क्लासों में पिछली बहुत आसानी से क्रिया को समझा दिया है, उसी में मैंने वाच्य पढ़ा दिया है, काल पढ़ा दिया है, सब कुछ आपको स्पष्ट होगा। और अब हम अगली क्लासों में अव्यय की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।